बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। मगर भारत का निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव आयोग इस कहावत को झूठा साबित कर रहा है और कह रहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम, अमरूद, केला, अनानास, खरबूजा कुछ भी हो सकता है। और ऐसा सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग करके दिखा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक अविश्वसनीय कहानी सामने आ रही है, जहां 140 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों में बड़ा अंतर पाया गया है। कहीं वोट डाले गए कम, गिनती हुई ज्यादा, कहीं वोट डाले गए ज्यादा, गिनती हुई कम। बेहद आसान भाषा में पूरी कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान लगाकर सुनिएगा। मगर हां, वैसा ध्यान मत लगाइएगा जैसा ध्यान पिछले दिनों कुछ लोग दर्जनों कैमरामैन लगाकर कर रहे थे। ध्यान कम, फोटो ज्यादा खिंचवा रहे थे। ध्यान के नाम पर उनका काम है आपका ध्यान भटकाना, मगर आपकी जिम्मेदारी है अपने ध्यान को नहीं भटकने देना। तो इससे पहले कि आप मशीन के नए विवाद की कहानी सुने, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा अन्न से। अब इतना बोलने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, नहीं किए होंगे। अरे भाई, उंगली का सही इस्तेमाल करिए। ये उंगली की ताकत ही है कि जो लोग दिन में 5 कपड़े बदलते थे, अब एक ही कपड़े में पूरा दिन बदल देते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ये शुरुआत में ही निपटा लिया करिए। एक और महत्वपूर्ण बात, चुनाव आयोग की तमाम कारस्तानियों को लेकर, उसके तमाम गड़बड़ियों को लेकर, उसकी छाती फाड़ घपलेबाजी को लेकर देश का मीडिया कभी चर्चा नहीं करता। 2024 के चुनाव में तो चुनाव आयोग ने सारी हदें पार कर दी, या फिर यूं कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं को सारी हदों को पार करवा दिया। सारे नियमों कानूनों को ताक पर रखकर चुनाव आयोग भाजपा नेता नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ता नजर आने लगा। मगर इसके बावजूद मोदी का प्रचारक मीडिया कभी भी इन मुद्दों पर बात नहीं करता। ऐसे में जरूरी है कि मीडिया आपका हो, आपके खर्चे से चले। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल से चंदा नहीं लेते, इसलिए आपके सहयोग की जरूरत है। 2024 का लोकसभा चुनाव जब से घोषित हुआ है, तब से चुनाव आयोग के कारनामे सामने आने लगे। हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले ही लोगों को यह अंदाजा था कि 2024 के चुनाव में भारत का चुनाव आयोग सत्ता के सामने लोटासन करने की पराकाष्ठा को छू लेगा, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अपने हाथ में ली, अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त बनाया, वो भी चुनाव से ठीक पहले। एक पद खाली था, दूसरा पद कथित तौर पर जबरदस्ती खाली करवाया गया और दो चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी के बिठाए गए। तभी से यह सवाल था कि आखिर नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त क्यों चाहते हैं। हमने भी लगातार आपसे कहा कि परीक्षा हाल में अपने रिश्तेदार या अपनों की ड्यूटी कोई छात्र क्यों लगवाना चाहेगा। यह समझना बहुत कठिन तो नहीं है, बड़ा आसान है। जिसे चोरी करनी होगी, जिसे नकल करना होगा, जिसे चीटिंग करनी होगी, चीटिंग करने की इच्छा होगी, जिसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की होगी, जिसे डर होगा कि वो फेल ना हो जाए, वही तो परीक्षा हाल में अपनों की ड्यूटी लगवाएगा। याद करिए, महीनों से मैं लगातार एक ही बात दोहराते आ रहा हूं। चुनाव से पहले ही जो आशंकाएं हमने व्यक्त की थी कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए जमीन पर लौट जाएगा, चुनाव के दौरान हम सब ने देखा कि कैसे चुनाव आयोग लौटा हुआ नजर आया। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसी तरह से चुनाव आयोग ने भी चुनाव के दौरान कभी भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, उसमें भी जवाब देने की बजाय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शेरो शायरी से काम चलाया। ऐसा लग रहा था मानो जनाब शायर बनना चाहते थे, मजबूरी में अधिकारी बन गए पेट पालने के लिए, और अपनी अधूरी हसरत देश के लोकतंत्र का बंटाधार करके पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र का बंटाधार जब मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि अपने ही बनाए नियमों पर यदि चुनाव आयोग ध्यान न दे तो फिर क्या कहा जाए। नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा नेताओं ने लगातार चुनावी आचार संहिता की ऐसी की तैसी की, चुनाव आयोग गूंगा बहरा बनकर बैठा रहा। राजीव कुमार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। देश भर में नरेंद्र मोदी का अवैध प्रचार प्रसार चलता रहा। आचार संहिता लगने के बावजूद पोस्टर बैनर लगते रहे। जाति और धर्म के नाम पर नरेंद्र मोदी ने खुलकर वोट मांगा, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगा, मुसलमानों को गालियां दी, घुसपैठिया बुलाया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बुलाया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में हजारों झूठ बोले, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काया, यानी गिरने की सारी हदों को पार किया गया। एक तरफ नरेंद्र मोदी गिरने की हदों को पार कर रहे थे चुनाव में, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग उनसे 4 कदम आगे जाकर गिरने की कोशिश कर रहा था। जाहिर सी बात है, परीक्षा हाल में अपने आदमी की ड्यूटी इसलिए लगी ताकि साल भर पढ़ाई छोड़कर लुच्चागिरी करने वाला नकल कर सके और पकड़ा न जाए। और सच में देखिए ना, हफ्तों तक चुनाव चला। भाजपा नेताओं को जैसे वोट मांगना था, जैसे जिसको गाली देनी थी, जितना झूठ बोलना था, जितना भड़काना था, सब कुछ किया, मगर कोई पकड़ने वाला, देखने वाला, रोकने टोकने वाला नहीं था। पकड़ना तो बहुत दूर की बात, शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूरी तरह से
आंखें मूंद ली थी। मोदी समेत भाजपा के तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे तमाम कांड चुनाव आयोग ने इस बार के चुनाव में किए जो लगातार संदेहास्पद रहे। जैसे प्रथम चरण के चुनाव के बाद 11 दिन बाद फाइनल वोटर टर्नआउट डाटा दिया गया, दूसरे चरण के बाद 4-5 दिन का समय लिया गया और फिर लगातार 4-4 दिन के बाद डाटा सामने आ रहा था। चौंकाने वाली बात यह भी थी कि पहले और दूसरे चरण के बाद जब वोटर टर्नआउट दिया गया तो मात्र प्रतिशत में दिया गया, पूरी संख्या नहीं बताई गई। इसके साथ ही लगभग 6% वोट बढ़ गया। यानी इतने सारे आरोप एक साथ चुनाव आयोग पर लगे कि पूरी चुनावी प्रक्रिया ही संदेहास्पद होने लगी और चुनाव आयोग ने कभी भी ऐसे सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जिससे सवाल करने वाले संतुष्ट हो सकें। फॉर्म 17C को लेकर याद करिए कितनी ज्यादा मगजमारी हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। चुनाव आयोग ने सरेआम झूठ बोल दिया कि इसको देने में समय लगेगा और लोगों का अधिकार ही नहीं है कि हमसे मांगे, जबकि उसके कुछ ही घंटे बाद चुनाव आयोग ने सारा आंकड़ा भी सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कहता रहा कि फाइनल वोटर टर्नआउट डाटा देने में समय लगता है और फिर उसके बाद वाले चुनाव की समाप्ति के 72 घंटे के भीतर आंकड़ा दे दिया जाता है। यानी चुनाव आयोग की तमाम हरकतें पूरी तरह से संदेहास्पद नजर आई। यहाँ एक विशेष बात और है, आखिरी चरण यानी 7वें चरण का चुनाव 1 जून को हुआ था। 4 जून को चुनाव परिणाम आया और आखिरी चरण का फाइनल वोटर टर्नआउट डाटा 4 तारीख के बाद आता है। अब जरा सोचिए, अगर तुम्हारे पास फाइनल वोटर टर्नआउट डाटा ही नहीं था तो 4 तारीख को तूने परिणाम कैसे दे दिया? ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। चुनाव आयोग की इन्हीं हरकतों को देखकर तमाम विपक्षी दलों ने अपनी कमर कस ली। वोटिंग के दिन यानी वोटों की गिनती के दिन कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सबने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया कि वोटिंग की जब गिनती हो यानी वोटों की जब गिनती हो तो कोई विवाद न हो, घोटाला न हो, सत्ताधारी दल के लोग कुछ गड़बड़ी न कर सकें। लेकिन अब एक नई कहानी सामने आई है। पत्रकार पूनम अग्रवाल ने, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में रिसर्च करके बताया था कि किस तरीके से देश भर के 370 से अधिक संसदीय क्षेत्रों में ईवीएम के वोटों की गिनती में गड़बड़ी पाई गई, चुनाव आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जवाब देने से इनकार कर दिया। उस वक्त भी आरोप लगा कि मशीन में डाले गए वोट कुछ और हैं और वोटों की गिनती कुछ और हुई है। और चुनाव आयोग की तरफ से अक्सर एक ही बात कही जाती है कि मशीन में वोटों की गिनती में गड़बड़ी इसलिए आ जाती है कि कभी कभी चुनाव के दौरान जो टेस्टिंग वाला पोल होता है उसका डाटा अधिकारी डिलीट करना भूल जाते हैं, यानी मशीन को रीसेट करना भूल जाते हैं। अब सवाल यह है कि यदि रीसेट करना भूल गए तो फिर मॉक पोल में 10, 20, 50 वोट, 100 वोट बढ़ जाएंगे, यानी वोट प्लस होने चाहिए, माइनस तो नहीं होनी चाहिए, माइनस होने का कोई चांस तो नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए, टेस्टिंग के दौरान कितने वोट डाले जा सकते हैं? क्या हजारों वोट डाले जाएंगे? टेस्टिंग में हजारों वोट से टेस्टिंग होती है क्या? आप कहेंगे कि ये तो संभव नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि टेस्टिंग के वोट यदि डिलीट नहीं हुए तो वोट बढ़ सकते हैं, घटने का तो कोई तुक है नहीं। आप कहेंगे कि इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए, मगर चुनाव आयोग जब अपने आप को लोकतांत्रिक संस्था माने तब तो। पिछले सालों में तो चुनाव आयोग का रवैया किसी तानाशाही संस्था की तरह होता जा रहा है, जो बोल दिया बोल दिया, जो डाटा दे दिया दे दिया, मेरी मर्जी वाले ढर्रे पर चल रहा है चुनाव आयोग, जो मेरी मर्जी होगी वही करूंगा। अब एक बार फिर से पूनम अग्रवाल ने 2024 के चुनाव पर चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की रिसर्च की है। उनकी ये रिसर्च द वायर पर पब्लिश की गई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके अनुसार 140 से अधिक लोकसभा सीटों पर ईवीएम में डाले गए वोटों से ज्यादा ईवीएम के वोट गिन लिए गए। सवाल है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? अपनी इस रिपोर्ट में पूनम अग्रवाल ने लिखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में लगभग सभी संसदीय क्षेत्रों में विसंगतियां देखने को मिलती हैं। यानी 543 संसदीय क्षेत्रों से चुनाव आयोग के आंकड़ों पर गौर करने से पता चलता है कि दमन दीव, लक्षद्वीप और केरल के अटिंगल जैसे कुछ संसदीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो ईवीएम से गिने गए वोटों की संख्या ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या से अलग है। यानी वोट पड़ा कुछ और, गिनती हुई कुछ और। आगे पूनम अग्रवाल लिखती हैं कि 140 से ज्यादा संसदीय क्षेत्र में गिने गए ईवीएम वोटों की संख्या ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या से ज्यादा थी। एक मामला ऐसा भी है जहां पर वोटों का अंतर 2 है, जबकि दूसरे मामले में 3811 वोटों का अंतर है। एक लाइन को ध्यान से सुनते जाइए, कहीं बहक जाएं तो दोबारा सुन लीजिएगा, मामला बेहद गंभीर है। आगे पूनम अग्रवाल लिखती हैं कि ऐसे भी मामले हैं जहां गिनती किए गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम है और जहां ये अंतर सबसे बड़ा है वहां पर 16,791 वोट का डिफरेंस आ रहा है। यानी डाले गए जो वोटों की संख्या थी वो 16,791 ज्यादा थी, गिनती में इतने घटा दिए गए। जरा सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है। इन्होंने 3 संसदीय क्षेत्रों का आंकड़ा भी आपके सामने रखा है, आप भी अपनी स्क्रीन पर देखिए। असम के करीमगंज संसदीय क्षेत्र में डाले गए वोटों की संख्या 11,36,538 है, जबकि गिने गए कुल 11,40,349 वोट यानी 3,811 वोट अधिक गिने गए। ठीक ऐसे ही आंध्र प्रदेश के अंगुल लोकसभा क्षेत्र में वोट डाला गया 13,99,707, जबकि गिनती हुई 14,01,174 वोटों की। यहां पर भी अंतर 1467 वोटों का है। इसी तरह से मध्य
प्रदेश के मंडला सीट पर 1089 वोटों का अंतर पाया गया है। ये वो 3 सीटें हैं जहां पर डाले गए वोट और गिनती किए गए वोटों में सबसे ज्यादा अंतर है, यानी जहां गिनती में वोट बढ़ गए। अब उन 3 सीटों को देखिए जहां पर गिनती में वोट घट गए। तमिलनाडु की तिरुवल्लुर सीट है जहां पर 14,30,738 वोट डाले गए। गिनती हुई 14,13,947 वोटों की। कुल अंतर है 16,791, यानी यहां पर डाले गए वोट ज्यादा थे, गिनती हुई कम। इसी तरह से असम के कोकराझार में 10,760 वोटों की गिनती कम हुई। उड़ीसा के ढेंकानाल में 9,427 वोट कम गिने गए। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम वोटों की संख्या और डाक वोटों की संख्या अलग अलग गिनाई है। उदाहरण के लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट का ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। आपको याद होगा प्रथम और द्वितीय चरण की वोटिंग के बाद देश भर में हल्ला मचने लगा कि चुनाव आयोग आंकड़ा क्यों नहीं दे रहा है, प्रतिशत में आंकड़े क्यों दिए जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के सदस्यों ने जब विरोध किया तब जाकर चुनाव आयोग ने शुरुआत में 5 चरणों में डाले गए वोटों की संख्या के आंकड़े जारी किए और इसी के साथ उसने ये भी कहा कि जो वोट डाला गया है उसकी संख्या में कोई बदलाव संभव नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यदि संभव नहीं है तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है कि वोट पड़ा कुछ और, गिनती हुई कुछ और। चुनाव आयोग के 25 मई के इस प्रेस नोट को जरा ध्यान से देखिए। यहां पर साफ साफ लिखा है कि फॉर्म 17C में जो डाटा दे दिया गया है उसके बाद डाले गए वोटों का आंकड़ा बदला नहीं जा सकता। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सवाल उठाने वालों पर आरोप भी लगा दिया कि गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, मिस्टीवियस डिजाइन करके भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि चुनाव आयोग खुद ही भ्रम फैला रहा है। ऐसे ऐसे कारनामे करता आ रहा है कि लोग सवाल करें और संदेह पैदा हो। क्या आपने कभी भारत की किसी संवैधानिक संस्था को देश की जनता पर आरोप लगाते हुए सुना कि कोई उसे बदनाम करना चाहता है? यहां तक कि आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी ही जबान से सवाल करने वालों पर आरोप लगाया कि टूल किट काम कर रहा है उनको बदनाम करने के लिए। सवाल यह है कि बदनाम तो वो होता है जिसका कोई नाम होता है। मिस्टर राजीव कुमार, आप और आपकी संस्था तो पहले दिन से बदनाम हो चुके हैं। आपको बदनाम करने की आवश्यकता क्या है? आपके कारनामे ही पर्याप्त हैं आपको बदनाम करने के लिए, आपको सवालों के घेरे में खड़ा करने के लिए। 25 तारीख को आपने कहा कि जो वोट डाल दिया गया उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो फिर पूनम अग्रवाल की इस रिपोर्ट में आंकड़े इतने ज्यादा ऊपर नीचे क्यों हैं? और सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने झूठ क्यों बोला? क्या आपको एक एक सीट पर जवाब नहीं देना चाहिए? मगर पूरा देश जानता है कि आपकी जबान सिल जाएगी, जबान खुलेगी तो आप शेरो शायरी सुनाएंगे, जवाब नहीं देंगे। अपने 25 मई के इस प्रेस नोट में चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि जो आंकड़े उसने जारी किए हैं उसमें डाक मतपत्रों की संख्या शामिल नहीं है, यानी सिर्फ ईवीएम के ही आंकड़े थे। और अभी हाल ही में जब वोटों की गिनती शुरू हुई और काउंटिंग को लेकर सवाल उठे तो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा था कि आयोग के आंकड़ों में वोटों की गिनती में एक कमी दिखाई दे सकती है, क्योंकि कुछ मामलों में कुछ मतदान केंद्रों पर डाले गए मतों की गिनती आयोग द्वारा जारी मौजूदा प्रोटोकॉल और विभिन्न मैनुअल तथा हैंडबुक में दिए गए नियमों के अनुसार नहीं की जाती है। यह भी बताया गया कि जिन मतदान केंद्रों पर डाले गए मतों की गणना नहीं की जाती है वे 2 श्रेणी में आते हैं। जैसे जहां पर पीठासीन अधिकारी वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले गलती से कंट्रोल यूनिट में मॉक पोल डेटा को डिलीट करना भूल जाते हैं या फिर वीवीपैट से मॉक पोल पर्चियों को हटाना भूल जाते हैं, वहां पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर पाया जा सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि मॉक पोल में डाले गए वोट डिलीट करना भूल गए, पर्चियों को निकालना भूल गए, तो फिर गिनती के दौरान वोट बढ़ ही सकते हैं, घट तो सकते नहीं है। इसका क्या जवाब होगा? दूसरा कारण बताया गया कि कंट्रोल यूनिट में डाले गए कुल वोट पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए फॉर्म 17C में दर्ज वोटों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते और जो गलती से गलत संख्या दर्ज कर देता है वहां पर इस तरह की समस्या आ सकती है। यानी पीठासीन अधिकारी यदि फॉर्म 17C पर आंकड़ा लिखने में गलती कर दे तब ऐसी समस्या आ सकती है। आगे चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे मतदान केंद्रों के वोटों की गिनती मतगणना के अंत में तभी की जाती है जब ऐसे सभी मतदान केंद्रों में डाले गए वोटों का कुल योग पहले और दूसरे उम्मीदवार के बीच के अंतर के बराबर या उससे अधिक हो। यानी मान लीजिए कहीं डाले गए वोट और गिनती किए गए वोटों में की संख्या में 500 का अंतर आता है और 500 से ही जीत हार का फैसला हुआ है या फिर 500 से कम वोटों से जीत हार का फैसला हुआ है, तब वहां पर फिर से गिनती की जाती है या फिर पर्चियों की गिनती होती है। और यदि जीत हार का फैसला ज्यादा वोटों के साथ हुआ है और आंकड़ों में गड़बड़ी कम वोटों की पाई जा रही है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। आगे अपनी रिपोर्ट में पूनम अग्रवाल ने लिखा है कि चुनाव आयोग ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि 150 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर ज्यादा वोट कैसे गिने गए, मतदान खत्म होने के बाद जादुई तरीके से ईवीएम में ज्यादा वोट कैसे दर्ज हो गए। यानी ये जो विसंगतियां पाई जा रही हैं इस पर चुनाव आयोग का जो जवाब है वो पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। यहां कुछ उदाहरण उन्होंने रखे हैं, इन्हें जरा ध्यान से सुनिए। पहला उदाहरण है महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर पश्चिम में ईवीएम में 9,51,580 वोट डाले गए, लेकिन 2 एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा वोट गिने गए, जबकि यहां पर उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार की हार 48 वोटों से हुई। शिंदे गुट के सांसद यहां पर 48 वोट से जीत गए, यानी भाजपा के सहयोगी दल के जीत गए। दूसरा उदाहरण है राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में। यहां पर डाले गए वोटों की संख्या 12,38,818 थी, मगर गिनती किए गए वोटों की संख्या 12,37,966 थी, यानी 852 वोटों की गिनती हुई ही नहीं। इसके बारे में क्या जवाब हो सकता है? यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, 852 वोटों की गिनती नहीं की गई, जबकि भाजपा के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह मात्र 1615 वोटों से जीत गए। तीसरा उदाहरण इन्होंने छत्तीसगढ़ के कांकेर का दिया है, जहां पर 12,61,103 वोट ईवीएम में डाले गए, लेकिन 12,60,153 वोट गिने गए, यानी 950 वोटों की गिनती ही नहीं हुई और भाजपा के उम्मीदवार यहां पर 1884 वोटों से जीत दर्ज करते हैं। ऐसे ही चौथा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का, जहां पर 460 वोट नहीं गिने गए तथा भाजपा के उम्मीदवार की जीत यहां पर 2678 वोटों से हो गई। यहां एक विशेष बात फोकस करने वाली है कि जहां भी वोटों का अंतर कम है, वहां पर कम से कम इन 4 उदाहरणों में हर बार भाजपा की ही जीत हो रही है। सब्यसाची दास ने एक रिसर्च पेपर में, यानी जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे सब्यसाची दास, उन्होंने एक रिसर्च पेपर में लिखा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर क्लोज फाइट थी और यदि उस राज्य में भाजपा सत्ता में थी, वहां भाजपा की सरकार थी, तो ज्यादातर सीटें बीजेपी जीत गई। जाहिर सी बात है, आरोप लगा कि प्रशासनिक स्तर पर घपलेबाजी करवाकर क्या ये सीटें भाजपा जीत लेती है। ये बात जगजाहिर है कि राज्य में जिसकी सत्ता होती है, पूरी मशीनरी कहीं न कहीं उसके पक्ष में होती है। इसके बाद आपने देखा कि इस तरीके से अशोका यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोफेसर को निकाल दिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात सुनिए, जिन 4 उदाहरणों की बात हमने की, इन चारों में ही आप देखेंगे कि जो जीत का अंतर है वो घाटे से बड़ा है, यानी जितने वोट गिने नहीं गए उससे ज्यादा अंतर से भाजपा के उम्मीदवारों की जीत हुई है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यहां तो दोबारा मतगणना की कोई जरूरत नहीं है, मगर इन चारों उदाहरणों में से कम 2 मामलों में, जैसे छत्तीसगढ़ के कांकेर में 1884 वोटों से भाजपा के उम्मीदवार जीत हासिल करता है, जबकि 950 वोट कम गिने गए। इसी तरह से राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में 1615 वोटों से भाजपा का उम्मीदवार जीत हासिल करता है और 852 वोट कम गिने गए, यानी जितने वोटों से हार जीत हुई लगभग उससे आधे से ज्यादा वोट नहीं गिने गए। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि ये पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े करता है। आखिर वोटों के बढ़ने घटने का माजरा क्या है? अब पूनम अग्रवाल ने आगे अपनी रिपोर्ट में कुछ सवाल रखे हैं, उन्हें जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने पूछा है कि चुनाव आयोग इन चीजों की व्याख्या कैसे करेगा कि डाले गए वोट कम तथा गिने गए ज्यादा। दूसरा सवाल है कि चुनाव आयोग सामान्य बयान देने की बजाय ईवीएम से गिने गए मतों की कमी या अधिकता के बारे में संसदीय क्षेत्रवार स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा है, यानी एक मुश्त पूरे देश के लिए एक ही जवाब क्यों दिया जा रहा है। क्षेत्रवार अलग अलग समस्याएं हैं तो जवाब भी अलग अलग देना चाहिए ताकि सबको स्पष्ट रूप से जवाब मिल सके। तीसरा सवाल इन्होंने किया है कि चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गया कि डाले गए वोट और गिने गए वोटों के बीच का अंतर मॉक पोल डेटा को न हटाने के कारण है। अगला सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग यह स्वीकार कर रहा है कि फॉर्म 17C में डाले गए वोटों की संख्या और कुछ संसदीय क्षेत्रों में मशीन में दर्ज हुए वोटों की संख्या में विसंगतियां हैं, यानी क्या चुनाव आयोग इस बात को स्वीकारता है कि फॉर्म 17C में जो आंकड़ा दिया गया है और मशीन में जो वोट डाला गया है उसमें अंतर है। अगला सवाल उन्होंने पूछा है कि औसतन एक ईवीएम में प्रति पोलिंग स्टेशन 700 से 800 वोट दर्ज होते हैं, फिर कुछ मतदान केंद्रों में वोटों की कमी क्यों है, 20-30 वोटों की कमी क्यों है। अगला सवाल है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम में डाले गए सभी वोटों की गिनती क्यों नहीं की तथा यदि आवश्यक हुआ तो उन स्थानों पर वीवीपैट की पर्चियों की भी गिनती क्यों नहीं की गई जहां जीत का अंतर बहुत कम था। यहां एक बात और याद करिए, चुनाव परिणाम आने से पहले ही मैंने कई वीडियोस में कहा था कि जहां भी जीत हार का अंतर बहुत कम हो वहां पर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करवाई जानी चाहिए ताकि संदेह न रहे, क्योंकि जहां कम अंतर से हार जीत तय होती है वहीं पर अक्सर गड़बड़ियों की शिकायत सामने आती है, जैसे कि 2019 में भी चर्चा सामने आई थी। अपने आखिरी सवाल में पूनम अग्रवाल ने पूछा है कि क्या चुनाव आयोग जनता को बताएगा कि कितनी ईवीएम मशीनें अलग रखी गई हैं और क्यों। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की ईमानदारी सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है, यानी देश के लोगों को चुनाव आयोग पर बहुत भरोसा नहीं रह गया। पिछले दिनों हमने अपने चैनल पर एक सर्वे रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें 97% से अधिक लोगों ने कहा था कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, वो ईमानदार और निष्पक्ष नहीं है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने तमाम ऐसे कारनामे किए जो उसके प्रति भरोसे को कम करते हैं। आगे पूनम अग्रवाल लिखते हैं कि मैंने एक्स यानी ट्विटर पर तथा मेल के जरिए चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे हैं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है। जवाब मिलेगा तो आगे इस पर बात होगी। यानी कुल
कुल मिलाकर चुनाव आयोग जो शुरू से ही अपना भरोसा खोता जा रहा है। हाल ही में CSDS के एक सर्वे में भी पता चला कि जितने लोग 2019 में चुनाव आयोग पर भरोसा करते थे, उनमें से काफी अधिक लोग अब चुनाव आयोग पर उतना भरोसा नहीं करते, भरोसा करना बंद कर दिया है। और अब देश की एक बड़ी आबादी है जो भारत के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करती। सवाल यह है कि भरोसा करें तो भी कैसे? भरोसे के लिए पारदर्शिता जरूरी है, ईमानदारी और तटस्थता जरूरी होती है, जो कि आज के चुनाव आयोग के भीतर दूरबीन लेकर भी देखने से नहीं मिलती। बाकी इस तरह के तमाम मामलों पर हम लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। अपने ज़्यादा से ज़्यादा जानने वालों तक इसे शेयर करिए ताकि देश में जागरूकता पैदा हो। सवाल करना और अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग करना जनता शुरू करे। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।